दादाजी राम राम और नए साल की बधाई। मैं लू दादाजी को वीडियो कॉल पर नए साल की बधाई दे रहा था, तभी उनकी पोती लू किंग युआन सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए अचानक मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरे कपड़े? लू दादाजी भी हके बके रह गए। मैं भी सन्न हो गया और पूरे लू परिवार में तहलका मच गया। प्यारा और एकजुट परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर तो जैसे मैसेज की बाढ़ आ गई। अकाउंट में 10 लाख रुपए आए, अकाउंट में 30 लाख रुपए आए, अकाउंट में 50 लाख रुपए आए, अकाउंट में 70 लाख रुपए आए। तभी लू दादाजी जोर से दहाड़े, दादाजी आ रहे हैं, सब रास्ते से हट जाओ। और उसी वक्त सीधे 5 करोड़ रुपए आने का मैसेज आ गया। लू दादाजी बाहर से तो बड़े शांत बनने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर की खुशी छिप नहीं पा रही थी। वो बोले, अचेन के साथ मेरी ट्यूनिंग सबसे बेस्ट है। तुम सब मेरे होने वाले पोते दामाद के दिल में मेरी जगह छीनने की कोशिश मत करना। अचेन बेटा, पैसे दिल खोल कर उड़ाओ, घर का सारा पैसा तुम्हारा ही है। मेरी 20वीं बर्थडे पार्टी के दिन दीदी ने मुझे बहुत सीरियस होकर समझाया था, इधर उधर मत भटकना, ऊपर वाले पहले रेस्ट रूम में चले जाना और वीआईपी लाउंज से बिल्कुल दूर रहना। आज रात वहाँ कोई बहुत बड़ा वीआईपी आराम कर रहा है। मैंने भी लापरवाही से कह दिया, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन मुड़ते ही मैं दीदी की बात भूल गया। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल के पहले कमरे के पास पहुंचा, मुझे अंदर से कुछ आवाजें आई। मुझे लगा कि दीदी ने मेरे लिए जो कमरा बताया था शायद वो ये पहला कमरा नहीं था। उस कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा वीआईपी रूम। मैंने पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा। अरे ये इतनी मुलायम चीज क्या है? मैंने धीरे से सिर उठाया तो मेरी नजरें एक शांत पर बेहद खूबसूरत आंखों से मिली। लो भाई, लग गए। कहीं ये वही वीआईपी मेहमान तो नहीं है जिनके बारे में दीदी कह रही थी? उसने बड़े ठंडे लहजे में कहा, पहले तुम ऊपर उठो। मैं हड़बड़ाकर होश में आया और तुरंत खड़ा हो गया। तभी गैलरी से तेज कदमों की आवाज आई। दीदी शेन नियंसी हांफते हुए दौड़ कर आई और कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। वो तेजी से आगे बढ़ी। मैडम, अचेन अभी बचा है, ना समझ है, उसने आपकी तौहीन की है। मैं उसकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं। ये हल्की सी बात सुनते ही दीदी की जान में जान आई। दीदी बोली, तो फिर आप आराम कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना कहकर वो मुझे जल्दी से खींचकर बाहर ले गई। लिफ्ट में घुसते ही उसने मुझे दबे स्वर में डांटा, तुम्हें मना किया था ना कि वीआईपी रूम की तरफ मत जाना। अगर लू किंग युआन सच में नाराज हो जाती तो हमारा परिवार बर्बादी के कगार पर आ जाता। मैं लिफ्ट की दीवार से सट कर खड़ा हो गया। मेरी हथेलियों में अब भी उस लड़की की उंगलियों की गर्माहट महसूस हो रही थी और नाक में उसकी खुशबू बसी हुई थी। तो भाई, पूरे जिंगशी शहर में मशहूर पत्थर दिल लू किंग युआन के हाथ भी गर्म है। उधर कमरे में लू किंग युआन ने अपने हाथों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐशो आराम में पला ये शे परिवार का छोटा बेटा जिंगशी के उन अमीर और बिगड़े हुए नवाबजादों से कहीं ज्यादा अलग और दिलचस्प है। जैसे ही दीदी और मैं पार्टी हॉल में पहुंचे, कई लोगों की नजरें तुरंत हमारी तरफ मुड़ गईं। क्या वो शे परिवार का छोटा बेटा नहीं है? उस खास मेहमान के कमरे में जाने की हिम्मत की? लड़के का जिगर तो देखो। शूश, धीरे बोलो। क्या तुमने शे ग्रुप के मालिक का चेहरा नहीं देखा? जरूर लड़के ने कोई रायता फैलाया है। अब तो शे परिवार की शामत आने वाली है। मम्मी पापा भी तेजी से आगे आए। मम्मी ने जब देखा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है, तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों ने दीदी की तरफ सवालिया नजरों से देखा। दीदी ने धीरे से सिर हिलाया, जिसका मतलब था कि बात बाद में करेंगे। इसके बाद वो मम्मी पापा को दूसरे मेहमानों को संभालने के लिए ले गई। मैं जैसे ही सोफे पर बैठा, तभी किसी की आवाज आई, अरे ये शे परिवार का छोटा मियां है ना? यहाँ अकेले बैठकर क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? अभी सुना कि तुम वीआईपी रूम में गए थे। मैंने सुना है कि लू साहिबा के पास तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुमने उनसे पंगा ले लिया, कहीं वो तुम्हें धक्के मारकर बाहर न निकलवा दें। मैंने कहा, अपना हाथ हटाओ। वो बोली, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम शे परिवार वालों की हैसियत लू साहिबा के सामने रत्ती भर भी नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक ठंडी और तीखी नजर ने उसे वहीं का वहीं जमा दिया। लू किंग युआन! वो नीचे कब आई? जाओ। सुसु का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। आसपास सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें इसी तरफ टिक गईं। मम्मी पापा के तो डर के मारे पसीने छूट गए। लू किंग युआन ने झाओ सुसु की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसकी नजर भीड़ को चीरती हुई सीधे मुझ पर आकर रुक गई। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी, जैसे वो कोई गुस्से में आया छोटा पिल्ला हो। उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट तुरंत आगे बढ़ा। मिस झाओ, कृपया आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। झाओ सुसु की जान में जान आई और वो तुरंत हॉल से 9-2-11 हो गई। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। लू किंग युआन अपने स्टाफ के साथ सीधे मेन टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने जिस तरह मुझे देखा, मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। लू किंग युआन के बैठते ही पापा वाइन का ग्लास हाथ में लिए बड़ी सावधानी से उनके पास बधाई देने गए। मिस लू, आज हमारे बुलावे पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके सम्मान में ये ड्रिंक लेता हूँ। उन्होंने कहा, मिस्टर शे, आप औपचारिकता न करें। उन्होंने शराब नहीं पी, लेकिन शे परिवार की पूरी इज्जत रखी। पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत अपना ग्लास खाली किया और अपनी सीट पर लौट आए। पार्टी खत्म होने के बाद मैं हॉल की बड़ी खिड़की के पास खड़ा होकर लू किंग युआन की गाड़ियों के काफिले को जाते हुए देख रहा था। दीदी बोली, अब मत देखो, वो जा चुकी हैं, थोड़ा पानी पी लो। गुनगुने पानी का घूंट गले से नीचे उतरा, लेकिन मेरे दिल की घबराहट कम नहीं हुई। मैंने पूछा, दीदी आपको क्या लगता है कि लू साहिबा ने अभी मेरी मदद क्यों की? दीदी बोली, चाहे लू किंग युआन ने जिस भी वजह से तुम्हारी मदद की हो, तुम्हें आगे से उनसे कोसों दूर रहना चाहिए। हमारा परिवार और लू परिवार एक लेवल के नहीं है। ऐसे बड़े लोगों के ज्यादा करीब जाने में कोई भलाई नहीं होती। मैं थकर चूर होकर अपने बेडरूम में गया। आज न सिर्फ मेरा शरीर टूट रहा था, बल्कि मेरा दिमाग भी बहुत ज्यादा तनाव में था। मैं बाथरूम में नहाकर बिस्तर पर लेटा, पर करवटें बदलता रहा। नींद कोसों दूर थी। मैंने अपने फोन पर लू
लू किंगयुआन का नाम सर्च किया, लेकिन कंपनी की कुछ ऑफिशियल खबरों के अलावा उनकी कोई भी पर्सनल जानकारी नहीं मिली। वो खुद की तरह ही रहस्यमयी और दुनिया से कटी हुई थी। इसी बीच लू मैंशन में लू किंगयुआन अभी अभी घर लौटी थी। नौकर ने उन्हें गुनगुना पानी दिया। मैडम, आप आ गई। दादाजी ने मुझसे पूछा है कि आज शे परिवार की पार्टी कैसी रही। उन्होंने कहा, ठीक थी। नौकर बोला, मैंने सुना है कि आज झाओ सुसु ने पार्टी में शे चेन से बदतमीजी की थी और आपने बीच बचाव किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी खबरें काफी तेज हैं। वो बोला, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, बस ऐसे ही पता चल गया। लू दादाजी ने यह भी पूछा है कि शे चेन नाम का वो लड़का आपको कैसा लगा। दादाजी पिछले कई सालों से अपनी पोती के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। आज जब उन्होंने सुना कि आपने शे परिवार के लड़के का पक्ष लिया तो उनका दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा, किचन में कहो कि कुछ मीठा मेरे स्टडी रूम में भिजवा दें। नौकर ने कहा, जी मैडम। वो सोचने लगा कि बड़ी मैडम तो कभी मीठा नहीं खाती थी, आज अचानक मीठा क्यों मांग रही हैं। लू किंगयुआन स्टडी टेबल पर बैठी थी। उन्होंने सामने रखी कंपनी की फाइलों को छोड़कर अपना फोन उठाया और सेक्रेटरी का भेजा हुआ मैसेज खोला, जिसमें लिखा था, बहुत यंग है और बैकग्राउंड भी सीधा साधा है। आज जो देखा उससे ये प्रोफाइल पूरी तरह मैच करती है। ये फोटो भी काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव है। इसी समय शे परिवार के बंगले का माहौल थोड़ा भारी था। दीदी अपनी प्लेट से थोड़े थोड़े चावल खा रही थी। उसकी भौहें आपस में तनी हुई थी। मैंने दीदी का ये बदला हुआ रूप भांप लिया और रहा नहीं गया। दीदी, क्या बात है? क्या कंपनी में कोई परेशानी है? दीदी ने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और एक ठंडी सांस ली। शहर के दक्षिणी हिस्से वाली जमीन का प्रोजेक्ट सरकारी मंजूरी के चक्कर में अटक गया है। जो डायरेक्टर इसे संभाल रहे हैं वो लू साहिबा के खास आदमी है। लू साहिबा का नाम आते ही डाइनिंग रूम की हवा जैसे जम सी गई। पापा बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस जमीन का मामला पेचीदा है, हाथ मत डालो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब जब फाइल डायरेक्टर ली के पास अटकी है तो हम क्या कर सकते हैं? दीदी बोली, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पास हो गया तो हमारी कंपनी एक नए मुकाम पर पहुंच जाएगी। मैंने कहा, मैंने पता लगाया है, प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, बस डायरेक्टर ली ही उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पापा ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, इस मामले में हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा या फिर किसी सही जगह से जुगाड़ लगाना होगा। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में गया और कंप्यूटर पर दक्षिणी जमीन के प्रोजेक्ट के बारे में सर्च किया। वहाँ बहुत ही कम जानकारियां थी। बस इतना पता चला कि ये प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है और कंपटीशन बहुत कड़ा है। मैंने फिर से डायरेक्टर ली और लू किंगयुआन सर्च किया। ये डायरेक्टर ली लू किंगयुआन के कंपनी में आने के बाद से उनके द्वारा तैयार किए गए सबसे भरोसेमंद राइट हैंड थे। यानी मेरी दीदी जिस मेन बंदे की बात कर रही थी वो लू किंगयुआन का ही आदमी था। मैंने कंप्यूटर बंद किया और कुर्सी पर पीछे टिक गया। मेरा मन कई तरह के विचारों से घिर गया। मुझे पहली बार लू किंगयुआन के रसूख और ताकत का एहसास हुआ, जिसके सामने हमारा शे परिवार बहुत ही छोटा और मामूली नजर आ रहा था। अगली सुबह दीदी जैसे ही ऑफिस पहुंची उसके पास डायरेक्टर ली के ऑफिस से फोन आया, मिस शे, तकलीफ के लिए माफी, कृपया आज सुबह एक बार लू ग्रुप के ऑफिस आ जाइए। दीदी दंग रह गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। बार बार कंफर्म करने के बाद उसने बेहद खुशी में फोन रखा और तुरंत घर पर फोन किया। पापा, डायरेक्टर ली ने मुझे लू ग्रुप के ऑफिस बुलाया है। आपको क्या लगता है, क्या मंजूरी मिल गई? मम्मी पापा भी बहुत हैरान थे कि डायरेक्टर ली अचानक कैसे मान गए। सितंबर के महीने में जिंगशी शहर में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी थी। मैं और लिन सॉन्ग जैसे ही एक ज्वेलरी शॉप में घुसे, काउंटर में रखी एक ब्रेसलेट पर हमारी नजर टिक गई। मैंने कहा, देखो ये कैसी है? उसने कहा, अगले महीने मम्मी का बर्थडे है, उन्हें गिफ्ट करने के लिए ये काफी सही रहेगी। मैंने कहा, चॉइस अच्छी है यार, आंटी को वैसे भी ऐसी सिंपल और क्लासी चीजें पसंद हैं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारे 2 महीने की पॉकेट मनी के बराबर लग रही है। हम दोनों आपस में हंस हंस कर बात कर ही रहे थे कि हमारे पीछे से अचानक एक जानबूझकर की गई तीखी हंसी सुनाई दी। अरे ये तो शे परिवार का छोटा बेटा है ना? क्यों आज से बड़ी मैडम तुम्हारे साथ नहीं आई? मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और मेरी भौहें तन गईं। सुन निंगनिंग, बिल्डिंग मटेरियल किंग सुन झिशियांग की छोटी बेटी, जो शहर के अमीर सर्कल में अपनी बदतमीजी के लिए बदनाम थी। सुन परिवार पहले शे परिवार के भरोसे ही मटेरियल सप्लाई का काम करके अमीर बना था, लेकिन बाद में पैसा आने पर सुन निंगनिंग पूरे सर्कल में दादागिरी करने लगी। खासकर हैंडसम और अमीर लड़कों को परेशान करना उसका शगल था। उसने पहले भी एक पार्टी में मुझसे बदतमीजी की थी। मुझे याद है मेरी दीदी ने उसे वहीं पर चेतावनी दी थी। लगता है वो उसी बात का बदला ले रही थी। मैं और लिन सॉन्ग वहां से निकलने लगे, पर सुन निंगनिंग ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो जैसे ही पास आई मुझे हल्की शराब की बू आई। इतनी जल्दी क्या है शे छोटे मियां, जरा इस मिस सुन से बात तो करो। सुना है शे परिवार आजकल डायरेक्टर ली के साथ किसी प्रोजेक्ट की डील कर रहा है। क्या इत्तेफाक है? मेरे पापा और डायरेक्टर ली पुराने दोस्त हैं। मैं अपने पापा से कहकर तुम्हारे परिवार की थोड़ी सिफारिश करवा दूंगी, शायद प्रोजेक्ट पास हो जाए। लेकिन हाँ, ये मदद मुफ्त में नहीं होगी। मैंने सुन निंगनिंग का हाथ झटक दिया। पास खड़ा लिन सॉन्ग उसे देखकर मुस्कुराया। सुन निंगनिंग, थोड़ी शर्म करो। तुम्हें क्या लगता है शे परिवार में कोई मर्द नहीं बचा? सुन निंगनिंग के दिमाग पर शायद शराब हावी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? देखना चाहोगे? मैं आज तुम्हें इस मॉल से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसके पीछे खड़े चारों बॉडीगार्ड्स ने हमें घेर लिया। मैंने अपना फोन निकाला और ठंडी नजरों से उसे देखा। सुन निंगनिंग, मैं कह रहा हूँ तमीज में रहो, मैं अभी अपनी दीदी को फोन कर रहा हूँ। वो बोली, करो फोन।
कौन? मैं भी तो देखूं शे नियंसी मेरा क्या बिगाड़ लेती है। अगर आज तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी कलाई को छूने ही वाली थीं। लू साहिबा! सुन निंगनिंग ने चौंक कर पीछे देखा। दुकान के बाहर गैलरी में काले सूट पहने लोगों की एक कतार खड़ी थी और उनके आगे एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली महिला खड़ी थी। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस उसकी शांत नजरें दुकान के फायर सेफ्टी और इमरजेंसी गेट्स को देख रही थीं, जैसे वो सिर्फ अपने ग्रुप के इस मॉल का रूटीन चेकअप कर रही हो। लेकिन उसकी उस एक अनजानी नजर ने ही सुन निंगनिंग के होश ठिकाने लगा दिए। लू किंगयुआन! वो डरते डरते लू किंगयुआन के पास गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम लू, मुझसे गलती हो गई। आप बड़े दिल वाली हैं, प्लीज मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं स्तब्ध रह गया। लू किंगयुआन को देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लू किंगयुआन ने सुन निंगनिंग की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने अपनी नजर मॉल के मैनेजर की तरफ घुमाई। यहाँ का सिक्योरिटी मैनेजमेंट इस तरह काम करता है? मॉल का मैनेजर डर के मारे पीला पड़ गया और झुककर माफी मांगने लगा। माफ कीजिएगा मैडम लू, ये हमारी लापरवाही है, हम इसे तुरंत ठीक करेंगे। इस एरिया के सिक्योरिटी मैनेजर को बुलाओ। 10 मिनट बाद मुझे ऑफिस में रिपोर्ट चाहिए। इतना कहकर उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मैं वहां बिल्कुल सीधा खड़ा था। उनकी भौहें बहुत ही बारीक तरीके से सिकुड़ गईं। असिस्टेंट चेन, शे के छोटे साहब और उनके दोस्त को घर छोड़कर आओ। जी मैडम लू। चेन शुएनिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे व लिन सॉन्ग की तरफ इशारा किया। मिस्टर शे, मिस्टर लिन, कृपया मेरे साथ आइए। मैं होश में आया। मैं लू किंगयुआन को शुक्रिया कहना चाहता था, पर देखा कि वो गैलरी के कोने से ओझल हो चुकी थी। सुन निंगनिंग ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। मैं चेन शुएनिंग के साथ नीचे गया। वो हमें एक लिफ्ट के पास ले गई। मैंने देखा कि अंदर लाल रंग का कारपेट बिछा था और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स थीं, जो आम लिफ्ट से बिल्कुल अलग थीं। मिस्टर शे, मिस्टर लिन, कृपया अंदर आइए। हम दोनों के अंदर जाने के बाद चेन शुएनिंग भी अंदर आई और बेसमेंट ए का बटन दबाया। लिफ्ट से बाहर निकालते ही मुझे एक आलीशान काली कार दिखी। मुझे याद आया कि पापा ने बताया था कि ये लू ग्रुप के टॉप मैनेजमेंट की ऑफिशियल कार होती है। मिस्टर शे, क्या आपको सीधे शे परिवार के पुश्तैनी बंगले पर छोड़ना है या आपके पर्सनल अपार्टमेंट में? उसे कैसे पता कि मेरा कोई अपार्टमेंट भी है? मैंने तुरंत खुद को संभाला और जवाब दिया, पुश्तैनी बंगले पर ही छोड़ दीजिए। शुक्रिया मिस चेन। मिस चेन, एक बात पूछनी थी। मेरी दीदी शे नियंसी आजकल दक्षिणी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और उसके इंचार्ज डायरेक्टर ली हैं। तो क्या आप? मेरी बात पूरी होने से पहले ही चेन शुएनिंग ने मुझे टोक दिया। मिस्टर शे, मैडम लू का सख्त निर्देश है कि काम के मामलों में मिस शे को सीधे ऑफिशियल प्रोसेस का पालन करना चाहिए। मैंने तुरंत माफी मांगी। सॉरी मिस चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस। आगे की ई सीट पर बैठी चेन शुएनिंग ने मुड़कर मुझे धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर शे, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिस शे की बिजनेस वर्ल्ड में बहुत अच्छी इमेज है और मैडम लू उनके काम की काबिलियत की कद्र करती हैं। जब तक प्रोजेक्ट नियमों के मुताबिक सही होगा, मंजूरी का प्रोसेस अपने आप बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। थैंक यू मिस चेन। मैं समझ गया, मुझे अच्छी तरह समझ आ गया। लू किंगयुआन ने भले ही मेरी मदद की हो, पर वो काम के मामले में कोई तरफदारी या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करेंगी। उनके इस प्रोफेशनल रवैये ने मेरे दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। कार जल्दी ही शे परिवार के पुश्तैनी बंगले के सामने रुक गई। मिस्टर शे, मिस्टर लिन, हम पहुंच गए। थैंक यू मिस चेन, आपको तकलीफ हुई? चेन शुएनिंग ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टर शे, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है। अगर आगे भी कोई बात हो तो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया जिस पर सिर्फ एक नाम और एक फोन नंबर लिखा था। मैंने कार्ड लिया, एक बार फिर शुक्रिया कहा और लिन सॉन्ग का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला गया। जब कार दूर चली गई तब लिन सॉन्ग से रहा नहीं गया और वो चिल्ला उठा, अचेन! अभी जो थी वही लू किंगयुआन थी क्या? बाप रे, वो कितनी खूबसूरत हैं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई कॉमिक्स की हीरोइन असल जिंदगी में सामने आ गई हो। धीरे बोलो यार, अगर पापा ने सुन लिया तो फिर से लेक्चर शुरू हो जाएगा। इसमें लेक्चर की क्या बात है? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे लगता है लू साहिबा तुम में इंटरेस्टेड है। तुमने देखा उन्होंने तुम्हें किस तरह देखा? वो नजर दूसरों से बिल्कुल अलग थी। और तो और उन्होंने स्पेशल तौर पर अपनी असिस्टेंट को तुम्हें घर छोड़ने भेजा। ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट हर किसी को नहीं मिलता। कुछ भी मत बोलो, वो तो बस वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने इंसानियत के नाते मदद कर दी। उनकी जैसी पोजीशन वाली महिला ने न जाने कितने बड़े बड़े मर्द देखे होंगे। वो मुझ में क्यों इंटरेस्ट लेंगी? कहने को तो मैंने कह दिया, पर मेरे दिल में भी एक हलचल सी मच गई थी। मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा था। इसी समय मॉल के ऑफिस में लू किंगयुआन सोफे पर बैठी थी और उनके हाथ में गर्म चाय का कप था। सिक्योरिटी मैनेजर थर थर कांपते हुए सुधार के प्लान्स बता रहा था। लू किंगयुआन ने अचानक कहा, तुम्हारे इलाके में कोई हंगामा कर रहा था और तुम्हें खबर तक नहीं थी? सिक्योरिटी मैनेजर ने झुककर माफी मांगी। सॉरी मैडम लू, ये मेरी गलती है, मैं अभी इस पर एक्शन लेता हूँ। जरूरत नहीं है, लीगल और ऑडिट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि सुन परिवार के सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बारीकी से जांच की जाए, खासकर दक्षिणी प्रोजेक्ट के उनके टेंडर पेपर्स की। जी मैडम लू, ये आखिरी मौका है, अब जाओ। लू किंगयुआन खिड़की के पास गई। उन्हें मेरा चेहरा याद आया। मैं कभी दूसरों के फटे में टांग अड़ाने वाली इंसान नहीं हूँ, पर आज जब मैंने शे चेन को उस मुसीबत में देखा तो मुझे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? वैसे वो लड़का खुद भी उस स्थिति को संभाल सकता था, मेरी मदद के बिना भी। चेन शुएनिंग लू ग्रुप के दक्षिणी
दक्षिणी प्रोजेक्ट की फाइलों को रीचेक करो जिसमें शे परिवार का भेजा गया प्रपोजल भी शामिल हो। जी मैडम, मैं अभी अरेंज करती हूँ। मैंने इतने सालों से मैडम लू के साथ काम किया है, पर पहली बार देखा है कि वो किसी परिवार के मामले में इतनी दिलचस्पी ले रही हैं, वो भी तब जब बात किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट की हो। असिस्टेंट के मन में उत्सुकता तो थी, पर वो जानती थी कि उसे अपनी हद में रहना है। वो तुरंत काम के लिए निकल गई। लू किंगयुआन की निगाहें थोड़ी गहरी हो गईं। मैं जानती हूँ कि मुझे शे परिवार के मामलों में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पर जब भी मुझे अचेन की वो साफ और मासूम आंखें याद आती हैं तो मेरा मन और जानने को करता है। उधर शे परिवार के बंगले में मैं जैसे ही लिविंग रूम में घुसा, मैंने देखा कि पापा और दीदी गंभीर चेहरा लिए सोफे पर बैठे थे। मुझे देखकर पापा खड़े हो गए। अचेन, तुम ठीक तो हो? अभी असिस्टेंट चेन का फोन आया था कि तुम किसी मुसीबत में फंस गए थे। पापा, दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एन वक्त पर लू साहिबा ने आकर मामला संभाल लिया। मैं सोफे पर बैठ गया और जो कुछ भी हुआ था वो सब सच सच बता दिया। मेरी बात सुनकर पिता का चेहरा और गंभीर हो गया। लू साहिबा वाकई वैसी ही हैं जैसा उनके बारे में सुना जाता है, लेकिन इस बार तुमने उनका एक एहसान ले लिया है। आगे से उनके सामने अपनी बातचीत और व्यवहार का खास ख्याल रखना। पापा, मैं समझ गया। हाँ दीदी। असिस्टेंट चेन ने कहा कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट नियमों के मुताबिक सही है तो मंजूरी का प्रोसेस बिना किसी दिक्कत के पूरा हो जाएगा। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले सोच रही थी कि डायरेक्टर ली से बात करना मुश्किल होगा, पर अब लगता है कि लू साहिबा हमारे प्रोजेक्ट को सही मानती हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लू साहिबा बहुत प्रोफेशनल हैं। वो किसी रिश्ते या इंसान के लिए नियमों से समझौता नहीं करेंगी। तुम्हें अपने प्रपोजल को और बेहतर बनाना होगा ताकि वो हर कसौटी पर खरा उतरे। मैं समझती हूँ पापा। मैंने टीम से कहकर प्रपोजल में बदलाव शुरू करवा दिए हैं। कल ही डायरेक्टर ली को भेज दूंगी। हमें सचमुच लू किंगयुआन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आज वो अचेन से न मिलती तो पता नहीं लड़का कब तक वहां फंसा रहता। और इस हिसाब से देखें तो सुन परिवार का पता अब साफ होने वाला है। रात को खाना खाते समय मेरा ध्यान कहीं और था। दिन की वो तस्वीरें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। मैं और लू किंगयुआन दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं। वो आसमान की ऊंचाइयों पर बैठी महिला हैं। हमारे परिवारों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे उनके बारे में ऐसी फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए। खाना खाने के बाद मैं कमरे में आया और चेन शुएनिंग का दिया हुआ वो कार्ड निकाला। बहुत देर सोचने के बाद मैंने उस कार्ड को स्टडी टेबल के ड्रायर में रख दिया। मुझे खुद से कभी उन्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, मिस चेन को भी नहीं, जब तक कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत न आए। इसी समय लू किंगयुआन अपने स्टडी रूम में आई। चेन शुएनिंग पहले ही सारी फाइल्स टेबल पर रख चुकी थी। मैडम लू, शे परिवार की सारी डिटेल्स यहाँ हैं। शे शियांग एक बहुत ही दूरदर्शी बिजनेसमैन है। शुरुआत में उन्होंने रियल एस्टेट से पैसा कमाया, बाद में फाइनेंस और टेक सेक्टर में आ गए। उनकी साख बहुत अच्छी है। शे नियंसी उनकी बड़ी बेटी हैं। वो काफी काबिल हैं। इस बार के दक्षिणी स्मार्ट पार्क प्रोजेक्ट पर उनकी टीम ने 3 महीने तक लगातार काम किया है और प्रपोजल वाकई काफी इनोवेटिव है। शे चेन परिवार का छोटा बेटा है जो फिलहाल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और उसका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी है। लू किंगयुआन ने फाइल्स को पलटना शुरू किया और जैसे ही मेरी फोटो सामने आई उनकी नजरें वहीं टिक गईं। शे चेन ने कॉलेज के दौरान कई चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लिया है और गरीब बच्चों की मदद के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया है। उसके एक डिजाइन को इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज भी मिल चुका है। मुझे नहीं पता था कि शे चेन न सिर्फ बाहर से इतना साफ सुथरा है बल्कि उसका दिल भी इतना आने का है और वो टैलेंटेड भी है। मुझे पहले लगता था कि इस रईस सर्कल के सारे लड़के सिर्फ चालबाजियां करना जानते हैं, पर अब मेरा नजरिया थोड़ा बदल रहा है। दक्षिणी प्रोजेक्ट पर थोड़ा खास ध्यान रखना, ये देखना कि मंजूरी का प्रोसेस पूरी तरह फेयर हो, कोई भी पीठ पीछे कोई गड़बड़ न करने पाए। जी मैडम, मैंने टीम लगा दी है। सुन झिशियांग की कंपनी में हाल ही में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। उनके मटेरियल की क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। मैंने सारे सबूत मार्केट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं। उम्मीद है जल्दी ही एक्शन होगा। शे नियंसी दक्षिणी प्रोजेक्ट की मीटिंग के ब्रेक के दौरान अपने फोन में मॉल के सीसीटीवी की उस फोटो को बार बार देख रही थी। मीटिंग उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रही थी। अभी अभी डायरेक्टर ली ने उनके प्रपोजल की जमकर तारीफ की थी, जो एक हफ्ते पहले के बर्ताव से बिल्कुल अलग था जब उन्हें मिलने तक का मौका नहीं मिल रहा था। शे नियंसी दिल ही दिल में जानती थी कि ये सब उस मॉल वाले वाकये का ही असर है। मिस शे, डायरेक्टर ली आपको मंजूरी की टाइमलाइन फाइनल करने के लिए अंदर बुला रहे हैं। तभी खबर आई कि रेगुलेटरी डिपार्टमेंट को संसून परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और उन्होंने सुन परिवार की फैक्ट्रियों पर छापा मारकर घटिया क्वालिटी के कारण काम तुरंत रोकने का आदेश दे दिया है। शे नियंसी ने फोन जेब में रखा और जवाब दिया, मैं अभी आती हूँ। उसकी आवाज में थकान साफ महसूस हो रही थी। प्रोजेक्ट को ठीक करने के लिए वो 3 रातों से सोई नहीं थी और ऊपर से कल रात मेरी चिंता में उसकी नींद उड़ी हुई थी। मीटिंग रूम में घुसते ही डायरेक्टर ली ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। मिस शे, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। आपको एक बात बतानी है। मैडम लू ने पिछले हफ्ते के दौरे के समय आपका शुरुआती प्रपोजल देखा था और खासकर इसके इको फ्रेंडली पार्ट की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट की सही दिशा है। शे नियंसी के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी उंगलियां आपस में भिंच गईं। लू ग्रुप इस इंडस्ट्री का लीडर है और पापा ने बचपन से सिखाया था कि बड़ी कंपनियों के साथ काम करते समय हमेशा फेयर रूल्स पर ही भरोसा करना चाहिए। शे परिवार ने 30 साल तक बिजनेस में अपनी मेहनत से नाम
कमाया था। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया था, लेकिन इस बार खुद लू किंग युआन ने आगे बढ़कर शे परिवार पर अपनी कृपा की रोशनी डाली थी। डायरेक्टर ली, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। हमारी टीम बस काम को मजबूत बनाना चाहती थी। ये हमारी तरफ से किए गए कुछ नए बदलाव हैं, आप देख लीजिए। डायरेक्टर ली ने फाइल्स पलटते हुए अचानक सिर उठाया। मिस शे, मैं सिर्फ तारीफ के लिए नहीं कह रहा, आपका ये प्रपोजल सिर्फ किस्मत के भरोसे पास नहीं हुआ है। मैडम लू की नजर कितनी पारखी है, ये हम दोनों जानते हैं। पिछले साल वेस्ट सिटी वाले प्रोजेक्ट में 3 बड़ी कंपनियों के प्रपोजल्स उन्होंने रिजेक्ट करके वापस भेज दिए थे। खैर जो भी हो, जब मैडम लू ने खुद आप पर ध्यान दिया है तो आपको अपनी 120% मेहनत लगानी होगी। वैसे कल मॉल में जो हुआ वो भी मैंने सुना। सुन निंगनिंग उस बदतमीज लड़की का तो अब खेल खत्म समझो। तो लू किंग युआन का अचेन की मदद करने का किस्सा अब कोई राज नहीं रह गया था। मेरा छोटा भाई ना समझ है, उसने मैडम लू को फालतू की परेशानी दी। लू ग्रुप के ऑफिस से बाहर निकलते ही ड्राइवर शाओ चेन ने कार साइड में लगाई। मिस शे, कंपनी चलना है या छोटे साहब के कॉलेज? पहले पुश्तैनी बंगले से कुछ सामान लेना है, फिर कंपनी चलेंगे। पापा, हमें मिस लू से मिलना है, पर हमारा कोई एडवांस अपॉइंटमेंट नहीं है। और वैसे भी सब जानते हैं कि लू किंग युआन कभी किसी अनजान से आसानी से नहीं मिलती। शे नियंसी ने सीट बेल्ट बांधी और उसकी नजरें गंभीर हो गईं। अचेन के मामले में खुद जाकर शुक्रिया कहना जरूरी है। रही बात अपॉइंटमेंट की, तो पापा ने पुराने कॉन्टैक्ट से बात की थी। मैडम लू मिलने के लिए मान गई हैं। कार बंगले के सामने रुकी। पिता शे शियांग बाहर ही खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। सामान तैयार है। तुम्हारे दादाजी के जमाने की एक पुरानी पेंटिंग है जिसके पूरे सर्टिफिकेट साथ में है। ये बस एक साधारण सा तोहफा है जो हमारे शे परिवार की तरफ से एक सम्मान का प्रतीक है। पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रहे? मैं इस बूढ़ी हड्डियों के साथ वहां जाकर क्या करूंगा? मैडम लू तुमसे अकेले मिलेंगी तो उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा। याद रखना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, शुक्रिया कहकर तुरंत निकल आना। प्रोजेक्ट की बात बिल्कुल मत छेड़ना। रही बात अचेन की, तो मैंने अंकल चांग से कहकर उसे कॉलेज भिजवा दिया है। तुम चिंता मत करो। दोपहर 2:15 पर शे नियंसी लू ग्रुप की बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। उसने कई बार अपने कपड़े ठीक किए। हथेलियों का पसीना उसकी घबराहट साफ बयां कर रहा था। ड्राइवर शाओ चेन साथ अंदर जाना चाहता था, पर उसने मना कर दिया। तुम कार में ही मेरा इंतजार करो। लॉबी में घुसते ही इंफॉर्मेशन मिलने पर असिस्टेंट उसे लिफ्ट की तरफ ले गया। मैडम लू 16वीं मंजिल पर बैठती हैं। दोपहर 3 बजे उनकी एक मीटिंग है। आपके पास सिर्फ 15 मिनट का समय है। शे नियंसी ने सिर हिलाया। असिस्टेंट ने उसे सीईओ ऑफिस के दरवाजे पर ले जाकर रोका। मैडम लू, शे परिवार से मिस शे नियंसी आई हैं। अंदर से एक ठंडी आवाज आई, आने दो। शे नियंसी ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। लू किंग युआन सिर झुकाकर कुछ फाइल्स देख रही थी। मैडम लू, आपके काम में खलल डालने के लिए माफी। मैं शे नियंसी हूँ। कल मेरे भाई को मॉल में जो परेशानी हुई थी उसमें आपने जो मदद की उसके लिए मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करने आई हूँ। लू किंग युआन ने तुरंत सिर नहीं उठाया। करीब 3 सेकंड बाद उन्होंने धीरे से नजरें उठाई। बैठो। शे नियंसी टेबल के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। चेन शुएनिंग ने अंदर आकर उसके सामने गर्म चाय रखी। ये सामान वापस ले जाओ, मैं कभी गिफ्ट्स नहीं लेती। मैडम लू, ये कोई कीमती तोहफा नहीं है, बस हमारी तरफ से एक छोटा सा आदर है। मैंने सुना है कि आपको आर्ट और कैलीग्राफी पसंद है। ये हमारे परिवार की पुरानी धरोहर है। इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मिस शे, कल जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। मैं मॉल के दौरे पर थी और जब मैंने सुन निंगनिंग को तमाशा करते देखा तो उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी थी। इसका तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इस बात का फायदा उठाकर तुम मुझसे कोई डील कर सकती हो या अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई रियायत पा सकती हो तो तुम गलत सोच रही हो। मैडम लू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा प्रपोजल हमारी टीम की 3 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। मैं आज सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की तरफ से शुक्रिया कहने आई हूँ। इसके अलावा कोई और बात नहीं है। लू किंग युआन ने उसे कुछ सेकंड शांत होकर देखा, फिर अचानक बात का रुख बदलते हुए कहा, मैंने तुम्हारा दक्षिणी प्रोजेक्ट का प्रपोजल देखा है। डिजाइन काफी अच्छा है। मौसम के हिसाब से जो बदलाव किए गए हैं और स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉड्यूल बनाया है वो सही है। उसमें फालतू की टेक्नोलॉजी का दिखावा नहीं है। आपकी इस तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम लू। हमारी टीम पूरी ईमानदारी से काम करेगी और क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये मेरी तारीफ नहीं है, बल्कि आपका काम नियमों के मुताबिक सही है। उन्होंने प्रोजेक्ट फाइल का एक पन्ना पलटते हुए कहा, लेकिन यहाँ एक कमी है। मैंने अपनी टेक टीम से कहकर इसे ठीक करवाया है। मेरा सुझाव है कि तुम इसे ले जाकर एक बार देख लो। लू साहिबा इतनी व्यस्त रहने के बावजूद खुद एक प्रोजेक्ट के वेंटिलेशन डिजाइन पर ध्यान दे रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम लू। मैं वापस जाकर इसे तुरंत ठीक करवाऊंगी। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मैं ये सिर्फ काम की क्वालिटी के लिए कर रही हूँ। लू किंग युआन ने अपनी घड़ी देखी। चेन शुएनिंग तुरंत इशारा समझ गई। मिस शे, मैडम लू की 3 बजे की मीटिंग का समय हो गया है, तो फिर मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कल मेरी मदद की। वो जैसे ही मुड़ने लगी, पीछे से एक बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज आई, शे नियंसी। जी मैडम लू, फरमाइए। लू किंग युआन कुर्सी पर पीछे टिक गई और शे नियंसी की तरफ देखा। शे चेन येंदा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का 2nd ईयर का स्टूडेंट है और जिंगशी का ये रईस सर्कल उन सीधे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई और रिसर्च में ध्यान देना चाहते हैं। सुन निंगनिंग तो इस सर्कल की सबसे
मामूली लड़की है, कल जब वो मॉल में था तो उसके पास एक बॉडीगार्ड तक नहीं था। मिस शे, एक बड़ी बहन के तौर पर तुम्हारी ये लापरवाही वाकई समझ से बाहर है। ये मेरी गलती है, मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। शे, परिवार को अगर जिंगशी में अपनी जगह बनानी है तो तुम्हारा काम तुम्हारी ताकत होना चाहिए। तुम्हें किसी के इत्तेफाक से किए गए एहसान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने भाई का ख्याल रखो, कहीं ऐसा न हो कि कोई उसका इस्तेमाल करके शे परिवार को ब्लैकमेल करने लगे। शे नियंसी बात की गहराई समझ गई। वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। चेन शुएनिंग दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने एक कार्ड आगे बढ़ाया। मिस शे, मैडम लू के निर्देश के मुताबिक अगर आगे से मिस्टर शे को कोई भी परेशानी हो तो आप सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आगे कोई परेशानी आए ही नहीं। कार में बैठने के बाद ड्राइवर शाओ चेन ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत पानी की बोतल आगे बढ़ाई। शे नियंसी ने एक घूंट पानी पिया, तब जाकर उसकी धड़कनें नॉर्मल हुई। मैं ठीक हूँ, उसने चेन शुएनिंग का कार्ड संभाल कर रख लिया। मैडम लू ने प्रोजेक्ट में सुधार के जो नोट्स दिए हैं उन्हें ले जाकर तुरंत टेक्निकल टीम को दो। मुझे आज ही नया प्रपोजल तैयार चाहिए। कंपनी की तरफ जाते हुए रास्ते में शे नियंसी के पास मेरा फोन आया। दीदी, मैं कॉलेज पहुंच गया हूँ। कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैंने आपको फालतू की टेंशन दी। तुम ठीक हो तो सब ठीक है। आगे से कोई भी बात हो तो दीदी को बताना, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, बाहर निकलते समय बॉडीगार्ड्स को साथ रखना मत भूलना। ऑफिस पहुंचकर शे नियंसी ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। टेक्निकल टीम आज रात यहीं रुकेगी और कल सुबह मुझे नया प्रपोजल चाहिए। मैडम लू ने खुद इस पर अपने नोट्स दिए हैं। हमें इसका पूरी तरह पालन करना होगा। मुझे सिर्फ काम पास नहीं करवाना, मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद ऑफिस में सिर्फ शे नियंसी अकेली बची थी। वो कुर्सी पर पीछे टिकी और लू किंगयुआन की आखिरी बात याद करने लगी। अपने भाई का ख्याल रखो। वो बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी। अगर आगे चलकर अचेन को कुछ भी हुआ तो शे परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। चेन शुएनिंग ने उस काली कार को लू मैंशन के सामने लाकर रोका। मैडम लू, आपके दादाजी लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। किंगयुआन, आओ बैठो। तुम्हारे आने से पहले मैंने किचन से कहकर ये सूप तैयार करवाया है, गरम गरम पी लो। लू किंगयुआन पास में बैठ गई। लू झेंगुओ ने चाय की एक घूंट ली और अचानक बात को काम की तरफ मोड़ दिया। वेस्ट सिटी के पुनर्वास का जो काम तुमने संभाला है वो अच्छा है, लेकिन आखिरी काम में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। जी दादाजी, मैं ध्यान रखूंगी। खाना अभी आधा ही हुआ था कि लू झेंगुओ आराम करने चले गए। तभी लू की दादी शेन लानशिन और माँ सुशियू वहां आई। मेरी प्यारी पोती आखिरकार घर लौट आई। जरा दादी को देखने दो। इन दिनों तुम कितनी कमजोर हो गई हो। दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारी दादी सुबह से ही किचन में खड़ी होकर खुद सब देख रही थी। उन्होंने तुम्हारे पसंदीदा डिमसम बनवाए हैं। शेन लानशिन ने लू किंगयुआन का हाथ पकड़कर उसे बिठाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। अचानक उन्होंने अंदर के कमरे की तरफ आवाज लगाई। सुनो जी, जरा बाहर आओ। हमारी प्यारी पोती तो बिल्कुल काम में ही डूब गई है। उसे अपनी शादी ब्याह की कोई फिक्र ही नहीं है। लू झेंगुओं का चाय का कप पकड़ते हुए हाथ थोड़ा डगमगाया और चाय की कुछ बूंदें टेबल पर गिर गईं। वो कप रखकर बाहर आए और गंभीर चेहरा बनाकर बोले, खाना खाते समय सिर्फ खाने की बात करो। ये फालतू की बातें क्यों छेड़ रही हो? अगर मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? पड़ोस के शर्मा जी का पोता तो अब स्कूल जाने लगा है। लू झेंगुओं ने थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया पर कुछ बोले नहीं। मम्मी, किंगयुआन खुद समझदार है, हम धीरे आराम से बात करेंगे। उन्होंने लू किंगयुआन की प्लेट में एक डिमसम रखा। जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लू झेंगुओं ने गंभीरता से कहा, किंगयुआन, मैं जानता हूँ कि तुम काम में बिजी रहती हो, लेकिन तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम हमें हमेशा अकेले नहीं रह सकती। लू किंगयुआन ने नजरें झुका लीं और कटोरी में सूप को चम्मच से हिलाने लगी। इन सालों में उन्होंने सिर्फ बिजनेस के फायदों के लिए होने वाली शादियां ही देखी थीं और वो कभी भी उन लड़कों की तरफ आकर्षित नहीं हुई थीं। दादाजी, शादी कोई बिजनेस की डील नहीं है जिससे हम अपना रसूख बढ़ाएं। अगर मैं कभी शादी करूंगी तो सिर्फ उस इंसान से करूंगी जिसके सामने मुझे कोई दिखावा न करना पड़े, न कि सिर्फ लू परिवार के फायदों के लिए की गई कोई डील होगी। दिखावा न करना पड़े? तुम जिंगशी की सबसे यंग सीईओ हो। न जाने कितने लोगों का करियर तुम्हारे हाथों में है। तुम किसी के सामने इतनी आसानी से अपना सच कैसे रख सकती हो? देखो, ये तुम्हारे अंकल चांग का पोता है जो पेशे से एक डॉक्टर है। बहुत ही शरीफ लड़का है। मैंने तुम्हारे अंकल चांग से बात कर ली है। इस वीकेंड तुम दोनों एक बार मिल लो। लू किंगयुआन अभी मना करने ही वाली थी। मैं इस बूढ़ी हड्डियों के साथ पता नहीं कितने दिन और जीऊंगी। बस मरती आंखों से तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? दादी, मम्मी भी तो आपके भले के लिए कह रही हैं। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उस समय अगर तुमने मुझे किंगयुआन के लिए लड़के ढूंढने से न रोका होता तो क्या बात आज तक लटकी रहती? लू झेंगुओं ने तुरंत अपना मुंह बंद किया और चाय पीने का नाटक करने लगे। सुवान ने धीरे से लू किंगयुआन का हाथ थपथपाया और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अभी हाँ कह दे। तभी लू किंगयुआन के पिता लू फेंगनियन बाहर से अंदर आए। मैं आ गया। हाँ किंगयुआन, येंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ने तुम्हारे लिए ये इनविटेशन कार्ड भिजवाया है। वो तुम्हें कॉलेज के एनिवर्सरी फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहते हैं। कॉलेज का फंक्शन? ये तो बहुत अच्छी बात है। येंदा एक नामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जरूर कई होनहार और अच्छे लड़के होंगे। किंगयुआन, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। येंदा तुम्हारी खुद की पुरानी यूनिवर्सिटी रही है और 100 साल का ये फंक्शन वाकई खास है। तुम्हें जाना चाहिए। रही बात शादी
दादी की, तो दादी की बात को अनसुना मत करना। इस साल के आखिर तक मुझे कोई ना कोई नतीजा चाहिए। अगर उस फंक्शन में कोई लड़का पसंद आ जाए तो उसे सीधे घर ले आना, ताकि दादी भी एक बार देख लेफ्टिनेंट। मैं जानती थी कि दादी के सामने इस बात से बचना नामुमकिन है। मैडम लू, येंदा यूनिवर्सिटी के फंक्शन का पूरा शेड्यूल तैयार हो गया है। कॉलेज अथॉरिटीज चाहती हैं कि आप ओपनिंग सेरेमनी में युवा और शहर का विकास विषय पर 10 मिनट की स्पीच दें। इसके अलावा कॉलेज की कमेटी ने मेहमानों की एक लिस्ट भी भेजी है, आप एक बार देख लीजिए। शे परिवार का नाम इस लिस्ट में क्यों है? कमर्शियल प्रोजेक्ट शे परिवार का जो दक्षिणी स्मार्ट पार्क प्रोजेक्ट है वो येंदा यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का एक केस स्टडी है। इसलिए कॉलेज ने खास तौर पर मिस शे को बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इनवाइट किया है और उनके लिए एक सेमिनार में अपने प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करने का टाइम भी फिक्स किया है।